बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है। सोहन थका हारा घर आता है और अपनी पत्नी रेखा को आवाज मारकर पानी लाने को कहता है। कुछ ही देर में रेखा पानी का गिलास लिए सोहन के पास आती है। क्या हुआ जी, आज आपकी तबीयत खराब लग रही है? आज काम ज्यादा था क्या? काम ज्यादा नहीं था, करवाया ज्यादा है। तुम तो जानती हो ना, इस पूरे गांव में कोई भी अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजता सिवाय हमारे। तो आज जमींदार साहब ने मुझे कहा कि मैं भी अपनी सविता को विद्यालय न भेजूं। मैंने मना कर दिया तो गुस्से में मुझसे आज 2 गुना वजन उठवाया। बताओ, ये क्या बात है? अरे अब हम अपनी बेटी के लिए खुद कुछ कर रहे हैं, लोगों को वो भी गवारा नहीं है। कोई नहीं, लोगों को जो करना है करें। मैं अपनी सविता बिटिया को पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बच्ची खुद को नहीं पूरे समाज को बदलने का हुनर रखती है। सोहन को अपनी बेटी सविता से बहुत उम्मीदें थी। वो भी क्यों ना, इकलौती गांव की वो लड़की थी, स्कूल जाने वाली। एक दोपहर सविता स्कूल से जल्दी घर आ जाती है तो रेखा उससे बोलती है, अरे सविता क्या हुआ, आज जल्दी आ गई? वो माँ, आज मुझे तबीयत कुछ सही नहीं लगी तो मास्टर जी ने कहा घर चली जाओ। सविता इतना कहकर घर के अंदर जाकर सो जाती है। दिन गुजरते हैं। एक तरफ जहाँ बेटी को स्कूल भेजने के लिए सोहन आए दिन लोगों से बातें सुनता था, तो वहीं सविता का ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो अक्सर स्कूल से वापस आकर सिर्फ सो जाती थी। न कभी स्कूल से मिला काम करना, न कभी घर पर किताब खोलना। एक शाम सोहन काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसको सविता के स्कूल के हेडमास्टर ब्रजेश मेहता दिखते हैं। मास्टर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं सविता का पिता, वही लड़की जो आपके विद्यालय आती है। एक ही लड़की तो है मास्टर जी। अरे वो लड़की तुम्हारी एक ही दिन आई थी, उसके बाद तो नहीं देखा मैंने उसे कभी स्कूल में। क्या? लेकिन पिछले 2 हफ्ते से तो वो लगातार पाठशाला जा रही है। लो जी, पहले लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, अब जिसकी बेटी आ रही है वो भी बहाने बनाकर पता नहीं कहाँ जा रही है 2 हफ्ते से। ऐसा करो, कल से उसको घर ही रखो। हेडमास्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सुनकर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ घर आता है और सविता सविता चिल्लाने लगता है। सोहन की आवाज सुनकर सविता डरी सहमी से उसके पास आती है। साथ ही रेखा भी सोहन की ऐसी आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो इसको? सविता आज विद्यालय गई थी। हाँ पिताजी। जरा अपनी किताबें तो दिखाना, मास्टर जी ने कोई काम तो दिया होगा। वो पिताजी आज कोई काम नहीं मिला, वो क्या है, मास्टर जी अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं। ये सुनते ही सोहन एक जोरदार थप्पड़ सविता को जड़ देता है। रोती हुई सविता अपनी माँ से लिपट जाती है। ये क्या किया आपने? अरे जिस बेटी को आज तक मैंने डांटा नहीं, उसको आपने थप्पड़ मारा, आखिर क्यों? इसके लिए मैं पूरे गांव में लड़ रहा हूँ, और ये जब से पाठशाला डाला है सिर्फ एक ही दिन गई है। आखिर इतने दिनों से कहाँ जा रही है ये? सोहन की बात सुनकर रेखा बहुत हैरान होती है, लेकिन वो शांत रहकर बड़े ही प्यार से सविता को चुप करवाकर उससे विद्यालय न जाने का कारण पूछती है, जिस पर सविता रोते हुए बोलती है, माँ, जब पहले दिन पिताजी मुझे स्कूल छोड़कर गए, कुछ देर में वहाँ पढ़ने वाले और बच्चों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मास्टर जी की कक्षा से जाते ही उन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी और मेरी चोटी खींची। मुझे बहुत परेशान किया माँ, लेकिन मुझे डर था कि मेरे पिताजी और आपको ये बताए तो आप दोनों मुझे शायद दोबारा स्कूल न भेजो। इसलिए मैं अगले दिन से विद्यालय में जाने की जगह उसके पीछे से खिड़की में से चोरी छुपे पढ़ने लगी। क्या बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तेरा बाप गरीब है लेकिन कमजोर नहीं। मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा सभी का अधिकार है। हमें ये हक हमारे माँ बाप नहीं दिला पाए, लेकिन मैं तुझे दिला कर रहूंगा। सोहन ने सविता से उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए माफी मांगी और अगले दिन वो सविता को पाठशाला छोड़कर आया और खुद विद्यालय खत्म होने तक स्कूल के बाहर रहा। जब ये सब बच्चों को पता लगा कि सविता के पिता बाहर ही हैं, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सविता को परेशान करे। कुछ समय में सविता में खुद इतना साहस आ गया कि वो बिना सोहन की मदद के विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई करने लगी और किसी की गलत बात का विरोध भी करने लगी। समय बीतता गया। सविता अपनी हर कक्षा में अव्वल आती और पूरा गांव ये देखकर सविता को कोसता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। एक शाम सविता रेखा के साथ बाजार से घर आ रही थी। तभी गांव की दुकान से राशन लेकर आ रही कल्याणी से रेखा की अनजाने में हुई टक्कर से कल्याणी का राशन नीचे गिर जाता है। लो, कर दिया नुकसान। अरे रेखा, माना बेटी को पढ़ाने लिखाने में तो दूसरों की बातों पर गौर नहीं देती, लेकिन कम से कम सामने से आते इंसान पर तो गौर कर।
माफ करना कल्याणी बहन, सविता मुझे आज स्कूल में क्या पढ़ा वही बता रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। मैं उठवा देती हूँ। माँ मैं भी मदद करती हूँ। सविता सामान वापस थैले में डालते हुए पैकेट में लिखी एक्सपायर डेट पढ़ लेती है। वो 3 से 4 सामान की अंतिम तिथि पढ़ती है तो वो सब 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके होते हैं। ये देखकर वो बोलती है, काकी आपने जो सामान लिया है उसमें से आधे से ज्यादा खराब हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। कौन सी डेट? डेट नहीं, डेट यानी कि अंतिम तारीख। इस सामान को इस्तेमाल करने की 2 महीने पहले की है। अब ये सामान खाने योग्य नहीं है, इसको खाकर आप और आपका परिवार बीमार हो जाएगा। सविता की बात सुनकर कल्याणी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कुछ महीने से उसके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार तो हो रहा था। ए सविता, सही से समझाओ जरा। सविता कल्याणी को एक्सपायरी डेट के बारे में सब अच्छे से समझाती है और साथ में कल्याणी के सामान का बिल भी देखती है, जिसमें सामान के असल प्राइस से ज्यादा पैसे लिखे थे। ये सब जानकर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो सविता और रेखा को साथ लेकर गांव के साहूकार के राशन की दुकान पर जाती है और सारा राशन उसके सामने फेंकते हुए बोलती है, क्या रे साहूकार, इतने पैसे लेकर तुम हमको ये खराब हुआ सामान देते हो? इतने महीनों से समझ नहीं आ रहा था कि काहे हमारे घर के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन अब समझ आ गया। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई खराब सामान नहीं दिया। किसने कहा तुम्हें? मैंने, क्योंकि इन सभी सामान की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। साथ में आपने असल प्राइस से ज्यादा पैसे लिए हर सामान के। अरे ऐसा नहीं है, ये पागल है। तुम क्या बच्चे की बात में आ रही हो? अरे 4 अक्षर पढ़ के ये तुमको गुमराह कर रही है। दुकान पर खड़े और लोग भी अपने सामान की जांच करते हैं और सब सविता को अपना सामान दिखाकर उससे अपने सामान के बारे में पूछते हैं। तभी हेडमास्टर ब्रिजेश वहाँ आता है और सारा मामला जानने के बाद वो खुद सामान देखता है। सविता बिल्कुल सही कह रही है। ये साहूकार तुम सबको खराब सामान देकर और पैसे ज्यादा लेकर बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर लोगों का गुस्सा साहूकार पर फूट पड़ता है और वो मजबूरन सबके ज्यादा लिए पैसे वापस देकर उनको सामान बदल कर देता है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चलते आज साहूकार का सच तो सबके सामने आ गया, लेकिन साथ ही सविता के पढ़ने लिखने का फायदा जब आज इतने लोगों को मिला तो उनको समझ आया कि बेटी को पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है। ये सब देखकर रेखा को सविता पर बहुत गर्व होता है और वो दोनों जब घर आकर सोहन को ये बताते हैं तो सोहन खुश होकर बोलता है, वाह मेरी बच्ची, आज तेरे शिक्षित होने से कितने लोगों का भला हुआ। काश ये लोग भी समझे और उस विद्यालय में तू अकेली न रहे, बल्कि गांव की और भी लड़कियां आए। अगर आप हिम्मत नहीं करते पिताजी तो मैं कभी नहीं पढ़ पाती। लोगों के लिए तो बेटी पढ़ना मतलब उसको बिगाड़ना है, लेकिन मैं साबित करती रहूंगी कि शिक्षा किसी को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल को पाने की राह दिखाती है। सविता के एक समझदारी भरे कदम ने अगले दिन गांव में बड़ा बदलाव ला दिया। विद्यालय में सविता के पहुंचते ही मास्टर जी ने उसको सम्मानित तो किया ही, साथ ही बताया कि उसके कारण अब गांव के और लोग भी अपनी बच्चियों का दाखिला स्कूल में करवाने आए हैं। सविता की शिक्षा ने कई और लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये सोहन और उसकी अपनी बेटी के लिए देखे गए सपने की जीत थी। रश्मि की उम्र यही कोई 20-22 साल की होगी। 2 साल पहले बस दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। रश्मि को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रश्मि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी अचानक हुई मौत से जैसे रश्मि के सारे सपने बिखरने लगे। घर में जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी उससे रश्मि ने किसी तरह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके मन में अभी भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था, मगर पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पर रश्मि ने भी हार नहीं मानी। अपनी कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने एक घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी कर ली। जब उसके दोस्तों ने कहा, अरे रश्मि, तू पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होकर अब बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर ये काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूं। फिर रश्मि ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वो जी तोड़ मेहनत करती और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। जहां वो काम करने जाती थी वहां से उसका घर करीब 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 9 बजे रात से पहले घर नहीं पहुंच पाती थी। रात को लालटेन के सामने
थकी हारी पढ़ने बैठती और ना जाने कब सो जाती, उसे पता ही नहीं चलता। उस पर इतना जी तोड़ काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो तैयारी के लिए सारी किताबें खरीद पाती। कोचिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी रश्मि हिम्मत नहीं हार रही थी। जिस घर में रश्मि काम करती थी उस घर का बेटा अमित भी यूपीएससी की तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए रश्मि ने अपनी मालकिन से पूछा, माँ जी, क्या अमित भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पर तुझे उससे क्या? तू अपना काम कर। बड़ी आई इंक्वायरी करने वाली कि कौन क्या पढ़ रहा है। मालकिन की बातें सुन रश्मि ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तब मालकिन ने कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, उनका खाना बनाना है। तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर अमित भैया की पुरानी यूपीएससी की किताबें मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अमित वहां आ जाता है। रश्मि की आखिरी बात उसके कानों में पड़ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा, तो तू कलेक्टर बनेगी हैं? अरे औकात में रह अपनी। तुझे पता भी है कि यूपीएससी क्या चीज है? अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती, नानी। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। अमित की बात पर उसकी माँ भी जोर से हंस पड़ी। रश्मि दुखी मन से वहां से निकल पड़ी। इस बात ने उसे थोड़ा दुखी तो किया, मगर उसके हौसले को तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी। अब चैन से उसी दिन सोऊंगी जब मेरा सपना पूरा हो जाए, और अगर मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मर भी गई तो वही सही। रश्मि ने ठान तो लिया, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर काम पर गई। वहां उसने सारे मेहमानों का खाना बनाया और जब सब मेहमान खा पी कर चले गए तब वो मालकिन के पास गई और बोली, माँ जी, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उनसे किताब खरीद लूंगी। मालकिन का सारा काम तो हो गया था, इसलिए उसके मन में कुटिलता पनप गई। उसने कहा, अरे तुझे किताबें ही चाहिए ना, तू अमित की किताबें लेती जा और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। रश्मि को यही तो चाहिए था। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसकी मालकिन ने अपने बेटे अमित को बुलाया और कहा, बेटे, इसे अपनी कुछ किताबें दे दे, ये 2-3 दिनों में उसे पढ़कर वापस कर देगी। मां के कहने पर अमित ने अपनी कुछ किताबें लाकर रश्मि को दे दी। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन रश्मि से मनचाहे काम करवाती और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थीं। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने से रश्मि में एक नया जोश भर गया। अब वो दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। अमित की वो किताबें जो अलमारी में रखी धूल खा रही थी, उनके भी भाग्य जाग गए। एक दिन मालकिन ने काम करती हुई रश्मि से पूछा, क्यों रश्मि, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल रही हैं। रश्मि कुछ बोलती इससे पहले ही वहां अमित आ गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? सारा दिन तो ये यहां रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी? क्यों रश्मि, तुझे पता भी है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अमित की हवा निकल गई। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। क्या हुआ भैया, ये तो बहुत मामूली सा सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता क्या? अमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। आज रश्मि ने अपनी सारी बेइज्जतियों का जवाब एक झटके में दे दिया था। रश्मि पूरी लगन से अपनी तैयारी करती रही। उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस परीक्षा से 2 महीने पहले ही खत्म कर दिया। निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और रश्मि ने आसानी से प्री एग्जाम निकाल लिया। उधर अमित अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसमें सफल नहीं हो पाया। रश्मि ने प्री की अपनी सफलता की बात किसी को नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू नहीं पहुंच जाती तब तक किसी को यह सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते रश्मि ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले, देख रश्मि, कल अमित का जन्मदिन है, काफी सारे मेहमान आने वाले हैं, तू जरा जल्दी आ जाना।
लेकिन माँ जी, कल तो मेरा आना मुश्किल है। कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ, बड़ी आई परीक्षा देने वाली। जितना बोला उतना कर। अगर कल तू नहीं आई तो फिर तुझे दोबारा यहां घुसने नहीं दूंगी। रश्मि ने मालकिन की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने गई। मालकिन ने उसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो उस नवाबजादी को पगार मांगने। ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मगर रश्मि उस दिन के बाद फिर कभी उस घर में नहीं गई। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही, उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आ गया। रश्मि ने 67वें रैंक के साथ न सिर्फ ये परीक्षा पास की थी, बल्कि टॉप 100 में भी आई थी। शहर के सारे अखबार उसकी कामयाबी के किस्सों से भरे थे। अमित और उसकी मां ने जब अखबार के पहले पन्ने पर रश्मि का नाम और उसकी प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था कि अमित और उसकी मां जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे। उधर रश्मि आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना पूरा किया था, बल्कि अमित और उसकी मां जैसे लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं। Thanks for watching.